अप्सरागढ़ नाम का एक गांव था। दिखने में तो वो छोटा सा इलाका था, लेकिन वहां रहने वाले लोग शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे। उसी गांव के एक आलीशान बंगले में रिया अपने पिता के साथ रहती थी। रिया के पिता का एक पैर एक हादसे में जा चुका था। इसी घर में रिया का पति राइस्टार भी रहता था, जो एक घर जमाई था। भले ही रिया एक कामयाब बिजनेस वुमन थी, लेकिन घर के जो काम रिया को या नौकरों को करने चाहिए थे, वो सारे काम राइस्टार किसी नौकर की तरह करता था। एक सुबह राइस्टार हमेशा की तरह चाय बनाकर रिया को पीने के लिए दी। जैसे ही उसने रिया को चाय दी, रिया का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। राइस्टार, तुम्हें कितने बार बताऊं मेरी दिन की शुरुआत ब्लैक कॉफी पीकर ही होती है तुम्हें? राइस्टार ने नजरें झुकाकर धीमी आवाज में कहा, सॉरी रिया, वो कॉफी मशीन में कुछ खराबी आ गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि। रिया ने उसकी बात काटते हुए कहा, बहाने मत बनाओ। तुम जैसे बेकार घर जमाई का काम ही क्या है? मेरे पापा ने तुम्हें सड़क से उठाकर पति बना दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे बराबर हो गए। राइस्टार के आत्मसम्मान को ठेस तो लगी, पर उसने फिर भी संयम से कहा, रिया, मैं तुम्हारा पति हूँ, कम से कम सबके सामने थोड़ी इज्जत तो दिया करो। रिया जोर से हंसी और बोली, सिर्फ कागजों पर हो तुम राइस्टार, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो। तभी पीछे से रिया के पिता कड़क आवाज में बोले, रिया, ये कैसा बर्ताव है? राइस्टार तुम्हारा पति है, नौकर नहीं। अपनी जुबान को लगाम दो। रिया ने चिढ़ते हुए कहा, प्लीज डैड, आज मेरा दिन बहुत इम्पोर्टेंट है, इस बेकार की बातें मत शुरू कीजिए। तेज करो राइस्टार, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ये कहकर रिया मुंह बिचकाते हुए तैयार होने चली गई। पिता ने दुखी होकर राइस्टार की तरफ देखा और कहा, बेटा, मुझे माफ कर दो, मेरी लाचारी की वजह से तुम्हें यह सब सहना पड़ रहा है। राइस्टार ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं पापा जी, आप माफी मत मांगिए, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं ये सब संभाल लूंगा। वैसे आपको याद है ना, आज अपने बंगलों पर बहुत बड़ी पार्टी है, शहर के सारे रईस वहां होंगे। ऑफिस निकलने से पहले रिया ने राइस्टार को पास बुलाया और कहा, सर्वेंट्स को संभाल लेना, जिस दिन एम्पायर ग्रुप वाली डील फाइनल हुई उसी दिन तुम्हें इस घर से बाहर फेंक दूंगी, और हाँ, मुझे तलाक चाहिए। ये कहकर रिया वहां से ऑफिस में चली गई। उसके पिता पीछे से चिल्लाते रह गए, रिया, तू बहुत बड़ी गलती कर रही है, राइस्टार जैसा इंसान तुझे ढूंढने से नहीं मिलेगा। लेकिन राइस्टार के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने मन ही मन कहा, शायद अब वक्त आ गया है कि तुम्हें तुम्हारी असली औकात दिखाई जाए। शाम होते ही रिया के बंगले के सामने वाले एम्पायर ग्रुप के वेन्यू पर रोशनी जगमगा उठी। पार्टी शुरू हो चुकी थी। बड़े बड़े बिजनेसमैन और रईस लोग वहां जमा थे। रिया अपने खास दोस्त आरव का इंतजार कर रही थी। तभी एक चमचमाती हुई लैम्बोर्गिनी आकर रुकी। आरव बड़े ही स्टाइल में कार से उतरा। रिया को देखते ही वो चहक कर बोला, व्हाट अ ब्यूटी। रिया, आज तो तुम सच में बहुत हॉट लग रही हो। पूरे शहर में बस तुम्हारी और तुम्हारी इस पार्टी की चर्चा है। लेकिन दूसरी तरफ राइस्टार की हालत देखने लायक थी। राइस्टार वेटर का काम कर रहा था। दोनों हाथ में ट्रे लिए लोगों को जूस और पानी पिला रहा था। रिया का पति होने के बावजूद उसने बिना किसी शिकन या गुस्से के अपना काम जारी रखा। उसे देखकर कोई कह नहीं सकता था कि ये रिया का पति है। पार्टी का माहौल एकदम खुशनुमा था। तभी राइस्टार ट्रे में जूस के गिलास लिए आरव और रिया के पास पहुंचा। राइस्टार को वेटर की ड्रेस में देखते ही उसने जानबूझकर अपनी आवाज ऊंची की और मजाक उड़ाते हुए कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, जरा इधर ध्यान दीजिए, मिलिए रिया के पति देव से। किस्मत देखिए, पति होकर भी वेटर का काम कर रहे हैं। भाई, मानना पड़ेगा, इसे कहते हैं लाइफ। फ्री में महल में रहना और फ्री का खाना, और काम बस एक ट्रे उठाना। आरव की बात सुनते ही वहां मौजूद लोग ठहाके मारकर हंसने लगे। कोई कानाफूसी कर रहा था तो कोई राइस्टार की बेबसी का मजाक उड़ा रहा था। राइस्टार ने अपनी गर्दन नीचे झुका ली और चुपचाप सब सहता रहा। रिया को लगा कि यह सबसे सही मौका है उसे पूरी तरह तोड़ने का। उसने राइस्टार को देखा और बोली, राइस्टार, मेरे सैंडल पे ड्रिंक गिर गई है, नीचे झुको और इसे साफ करो अभी इसी वक्त। यह सुनकर आरव ने मजे लेते हुए दिखावे के लिए कहा, रिया, ये क्या कर रही हो? आखिर वो तुम्हारा पति है। रिया ने जोर से चिल्लाकर कहा, पति है तो क्या, इसकी जगह आज भी मेरे पैरों के पास ही है। चलो आरव, आज अपनी औकात साबित कर ही दो। राइस्टार इस बात पर भड़क गया। उसने सहन करने के बजाय कह दिया, सैंडल गंदी है तो ये रहा रुमाल, खुद साफ कर लो, मैं अपनी इज्जत नहीं गिराऊंगा। रिया, मैंने यह शादी सिर्फ तुम्हारे पिता की इज्जत के लिए निभाई थी। सोचा था कि शायद वक्त के साथ तुम मुझे पति मान लोगी, लेकिन आज समझ आया कि तुम्हारे पास पैसा तो बहुत है,
पर तमीज और इज्जत नाम की कोई चीज नहीं है। तुम कहती थी ना कि तुम्हें तलाक चाहिए। मुबारक हो रिया, आज से तुम आजाद हो। लेकिन याद रखना, जो लोग दूसरों की दौलत और पराये मर्दों के दम पर उछलते हैं, उनका वक्त बहुत जल्दी खत्म होता है। रिया गुस्से से लाल पीली हो गई। वह चिल्लाई, अब बस बहुत हुआ राइस स्टार, 2 कौड़ी के इंसान दफा हो जाओ, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। तेरी औकात सड़कों पर ही भीख मांगने की है। राइस स्टार ने एक शब्द भी नहीं कहा। वह चुपचाप पलटा और भीड़ के सामने वहां से जाने लगा। उसके चेहरे पर गुस्सा तो था। सड़क की सुनसान रोशनी में राइस स्टार अकेला खड़ा था। उसने ठंडी आवाज में खुद से कहा, खेल अब शुरू हुआ है रिया रॉय। मैं राइस स्टार मल्होत्रा हूं, एम्पायर ग्रुप का असली मालिक और CEO। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि सड़क पर भीख कौन मांगता है। तभी अंधेरे को चीरती हुई एक चमचमाती हुई ब्लैक लैम्बोर्गिनी उसके पास आकर रुकी। कार से एक सूट बूट पहना हुआ आदमी उतरा। वह राइस स्टार का पर्सनल मैनेजर था। उसने झुककर बड़े अदब से कहा, गुड इवनिंग सर, आपकी गाड़ी तैयार है, चलिए। राइस स्टार शान से कार में बैठा। कल तक जो हाथ झाड़ू पोछा करते थे, आज वही हाथ करोड़ों की डील साइन करने के लिए तैयार थे। पार्टी के बाद रिया और आरव आपस में बातें कर रहे थे। रिया अभी भी गुस्से में थी। उसने कहा, उस 2 कौड़ी के इंसान की इतनी हिम्मत, मेरा मूड खराब कर दिया। आरव ने तसल्ली देते हुए बोला, छोड़ो ना रिया, कचरा खुद चलकर घर से बाहर गया है, ये तो अच्छी बात है। कल सुबह जैसे ही एम्पायर ग्रुप के साथ हमारी डील फाइनल होगी, हमारी वैल्यू 10 गुना बढ़ जाएगी। फिर उस जैसे हजारों नौकर तुम्हारे पीछे घूमेंगे। अगले दिन सुबह सुबह उसका मैनेजर हांफते हुए और कांपते हुए अंदर घुसा। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थीं। वो बोला, मैम, बहुत बड़ी अनहोनी हो गई है, सब खत्म हो गया। मैम, एम्पायर ग्रुप ने हमारी डील कैंसिल कर दी है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने हमारे खिलाफ फ्रॉड का केस भी फाइल कर दिया है। मार्केट में हमारी साख मिट्टी में मिल गई है। कंपनी के शेयर्स 40% गिर चुके हैं। तभी आरव ने देखा कि उसके फैक्ट्री पर रेड पड़ गई। पुलिस और इनकम टैक्स वालों ने इसकी फैक्ट्री हमेशा के लिए बंद कर दिया है। यह सब एम्पायर ग्रुप के CEO के एक इशारे पर हो रहा था। रिया चिल्लाई, यह सब एक गलत फहमी है। मैं अभी एम्पायर ग्रुप के CEO से बात करूंगी। रिया ने तुरंत एम्पायर ग्रुप के हेड ऑफिस फोन लगाया। उसने गुस्से और घबराहट में कहा, हेलो, मैं रिया रॉय बोल रही हूं। मुझे अभी के अभी आपके CEO मिस्टर मल्होत्रा से बात करनी है। उन्हें पता नहीं है कि वो किसके साथ पंगा ले रहे हैं। दूसरी तरफ से असिस्टेंट की आवाज आई, मिस्टर मल्होत्रा हर किसी से बात नहीं करते मिस रॉय, लेकिन हाँ, उन्होंने खास तौर पर आपके लिए एक मैसेज छोड़ा है। अगर आप अपनी कंपनी और अपने दोस्त आरव को जेल जाने से बचाना चाहती हैं, तो कल सुबह ठीक 9 बजे हमारे ऑफिस आ जाइए। याद रहे, 9:01 भी हुआ तो रॉय इंडस्ट्रीज का नाम इतिहास से मिटा दिया जाएगा। रिया और आरव एम्पायर ग्रुप के आलीशान हेड ऑफिस के अंदर दाखिल हुए। वहां की सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि परिंदा भी पर न मार सके। CEO अपनी पीठ घुमाकर बैठे थे। रिया ने कांपती हुई आवाज में कहा, मिस्टर मल्होत्रा, मैं रिया रॉय हूं। सर, आपने हमारी डील अचानक क्यों कैंसिल की? हमारी कंपनी के साथ ऐसा क्यों किया? अगर कोई गलत फहमी हुई है तो हम बैठकर उसे सुलझा सकते हैं। आरव ने भी अपनी आवाज में मिठास घोलते हुए कहा, हाँ सर, रिया ठीक कह रही है, हम हर नुकसान की भरपाई करने को तैयार हैं। तभी वो भारी भरकम कुर्सी धीरे से घूमी। सामने का चेहरा देखते ही रिया और आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके चेहरे का रंग ऐसे उड़ा जैसे किसी ने सारा खून खींच लिया हो। कुर्सी पर कोई और नहीं बल्कि राइस स्टार बैठा था, महंगे डिजाइनर सूट में। राइस स्टार ने मुस्कुराते हुए कहा, गलतफहमी तो वाकई बहुत बड़ी हो गई है रिया और आरव। रिया हकलाने लगी, ये क्या बकवास है? राइस स्टार, तुम एम्पायर ग्रुप के CEO कैसे हो सकते हो? आरव चिल्लाया, नहीं, ये मुमकिन नहीं है। तुमने जरूर ये सब चोरी किया है या किसी को धोखा दिया है। एक वेटर इतना बड़ा आदमी कैसे बन सकता है? राइस स्टार रिया की आंखों में झांकते हुए कहा, कल तो तुम चिल्ला कर मुझे मेरी औकात याद दिला रही थी। कह रही थी कि मेरी जगह तुम्हारे पैरों के पास है। देखो रिया, आज सिर्फ मेरे कपड़े बदले हैं, इंसान मैं वही हूं। अब बताओ, औकात किसकी बदली? रिया को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो राइस स्टार, मुझे सच में नहीं पता था। मैंने ये सब गुस्से में कहा था। आरव ने भी राइस स्टार से माफी मांगी। सर, मुझे माफ कर दीजिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये सब रिया ने किया था, वही मुझे उकसाती थी। मैं तो बस इसका साथ दे रहा था। राइस स्टार जोर से हंसा और कहा, आरव,
तुम जैसे लोग किसी के सगे नहीं होते। ये देखो, तुम्हारी फैक्ट्री के सारे गैर कानूनी कागजात, पुलिस नीचे तुम्हारा इंतजार कर रही है। राइस्टार के एक इशारे पर पुलिस आई। उन्होंने बंदूक की नोक पर आरव को दबोच लिया, लेकिन पुलिस उसे घसीटते हुए बाहर ले गई। अब सिर्फ रिया और राइस्टार थे। रिया ने हाथ जोड़कर कहा, राइस्टार, मैं भीख मांगती हूँ, प्लीज मेरी कंपनी को मत डुबाओ। डैड ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। राइस्टार की आवाज थोड़ी नरम हुई। तुम्हारे पिता ने मेरी उस वक्त मदद की थी जब मैं मुश्किल में था। उनका कर्ज मैंने कल रात ही उतार दिया जब मैं तुम्हारी बातों को चुपचाप सहता रहा। अब तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। रिया फूट फूट कर रोने लगी। राइस्टार ने आगे कहा, लेकिन एक रास्ता है, अगर तुम में हिम्मत है तो कर्ज मैं चुका दूंगा। रॉय मेंशन, तुम्हारी सारी गाड़ियां, बैंक अकाउंट्स, सब अब एम्पायर ग्रुप की प्रॉपर्टी होगी। और शर्त यह है कि तुम अगले 6 महीने तक मेरी पर्सनल असिस्टेंट बनकर रहोगी। तुम वही सारे काम करोगी जो मैं तुम्हारे घर में करता था। बोलो, क्या सौदा मंजूर है? रिया के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उसे समझ आ गया था कि वक्त का पहिया घूम चुका है। वह नौकरानी बनने पर मजबूर थी। अगले दिन से रिया की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। जिस बंगले में वो कल तक मालकिन थी, आज वहां वो एक नौकरानी की तरह काम कर रही थी। सुबह के 6 बजे थे। रिया की नींद भी पूरी नहीं हुई थी कि उसे राइस्टार के लिए कॉफी तैयार करनी पड़ी। कांपते हाथों से उसने ट्रे उठाई और राइस्टार के पास गई और उसे पीने के लिए दी। राइस्टार ने मग उठाया, एक घूंट पिया और अगले ही पल उसे थूक दिया। राइस्टार गुस्से में बोला, इतनी ठंडी कॉफी और चीनी की मात्रा भी ज्यादा है। एक सिंपल कॉफी बनाना भी नहीं आता? डरो मत रिया, मैं तुम्हारी तरह किसी के पैरों पर कॉफी नहीं फेंकता। संस्कार खून में होते हैं, पैसों में नहीं। जाओ फिर से बना के लाओ। अभी तो सिर्फ 1 दिन हुआ है, 6 महीने बाकी हैं। देखते हैं ये पछतावा कितना सच्चा है। दिन बीत रहे थे। रिया हर अपमान सह रही थी, लेकिन एक शाम अस्पताल से नर्स का फोन आया। फोन पर बात करते ही वह बदहवास होकर नीचे की ओर भागी। जहां राइस्टार खड़ा था, वह उसके सामने गई और रोते हुए बोली, अभी हॉस्पिटल से फोन आया था। डैड की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। नर्स ने कहा है कि उनका तुरंत ऑपरेशन करना होगा, वरना वो हमें छोड़कर चले जाएंगे। मेरे पास ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं हैं। मुझे पैसे चाहिए राइस्टार। तुम चाहो तो मुझे मार डालो, सड़क पर फेंक दो या अपनी पूरी जिंदगी का गुलाम बना लो, लेकिन प्लीज मेरे डैड को बचा लो। वो बेकसूर हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। राइस्टार ने जेब से एक कागज निकाला और रिया की तरफ बढ़ाते हुए कहा, आंसू पोंछ लो रिया, ये लेटर देखो, ये 2 घंटे पहले का है। रिया ने कांपते हाथों से वो कागज खोला। वो हॉस्पिटल का डिस्चार्ज और बिलिंग लेटर था। राइस्टार ने पहले ही ऑपरेशन के 10 लाख रुपए जमा कर दिए थे। राइस्टार ने शांत आवाज में कहा, ऑपरेशन शुरू हो चुका है और डॉक्टर ने कहा है कि वो अब खतरे से बाहर हैं। मेरी लड़ाई तुम्हारे घमंड से थी रिया, तुम्हारे पिता से नहीं। वो मेरे लिए आज भी पिता समान हैं और हमेशा रहेंगे। रिया ने सोचे समझे राइस्टार को गले लगा लिया। वह उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मैं आपकी गुनहगार हूं राइस्टार, बहुत बड़ी गुनहगार हूं। आपने उस इंसान को बचाया जिसने आपका अपमान सहने दिया। थैंक यू, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आपने सिर्फ मेरे डैड को नहीं बचाया, आपने मुझे एक अच्छा इंसान बनने का मौका